दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व सबसे ज्यादा होता है और अब संख्या बल सड़क पर दिखाने की कोशिशें चल रही है तो संसद में भी दिखाने की कोशिशें चल रही है, डाइनिंग रूम में दिखाने की कोशिशें चल रही है। तो इन सब के आगे आखिर बड़ा सवाल जो है वो यही है कि संख्या बल किसके लिए दिखाने की कोशिशें हो रही है। क्या यह संख्या बल मौजूदा सत्ता को दिखाया जा रहा है? क्या यह संख्या बल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मजबूत लोकतंत्र की निशानी के तौर पर दिखाया जा रहा है? क्या यह संख्या बल वैकल्पिक सरकार की भूमिका को लिखने के लिए दिखाया जा रहा है, या फिर क्या यह संख्या बल इस देश के अंदर मौजूदा परिस्थितियों को सत्ता परिवर्तन के हालात से जोड़ने के लिए एनडीए के सहयोगियों को मजबूर करने के लिए दिखाया जा रहा है? दरअसल ये चारों परिस्थितियां कुछ कुछ सही है, चारों का योगदान इसमें है। सवाल यह है कि संख्या बल दिखाने की जरूरत इंडिया गठबंधन को क्यों पड़ रही है। और इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसके बारे में सबने भविष्यवाणी की थी कि चुनाव में यदि सरकार नहीं बना पाया तो बिखर जाएगा। आज तक ये गठबंधन बिखरा नहीं। हर मुद्दे पर जब भी बैठक होती है, तमाम अंतर विरोधों को दरकिनार करते हुए 234 सीटें संसद में जिन पार्टियों ने जीती थी, आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्री पोल अलायंस जनता ने जिताकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भेजा था, उन 234 सांसदों के प्रतिनिधि तो दिखाई देते ही हैं। इसके अलावा भी 8-10 ऐसे सांसद इसके पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं जिसे दिल्ली में सत्ता कहीं ना कहीं थरथराती हुई नजर आती है। सिस्टम कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आता है। लेकिन सत्ता का थरथराना और सिस्टम का डगमगाना और इन सब के बीच शेयर मार्केट के बीच भरोसे की कमी ऐसा होना कि राकेश झुनझुनवाला के परिवार के लोग भी अपने स्टॉक किसी कंपनी में हटाने लगे, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट से लेकर सेंसेक्स से लेकर सड़क तक और संसद से लेकर सिस्टम तक किस प्रकार से सत्ता और सिस्टम हिला हुआ है, व्यवस्था हिली हुई है। ताजा बानगी बिहार की है। बिहार में प्रधानमंत्री आए गए और जब से मैं देख रहा हूं, जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, प्रधानमंत्री की अभी हाल की कल की गया यात्रा से ज्यादा फ्लॉप यात्रा मैंने नहीं देखी, क्योंकि कहीं कोई विशेष कवरेज मुझे दिखाई नहीं दी। पुल पर पैदल नीतीश कुमार के साथ चलते हुए भी नजर आए, हाथ हिलाते हुए भी नजर आए, लेकिन तवज्जो उनसे ज्यादा राहुल गांधी को मिली। और ये क्या, मिथिलांचल इलाके में राहुल गांधी खेत में उतर गए, पानी में उतर गए। मखाने के खेत में राहुल गांधी और कांग्रेस के बिहार के चेहरे राजेश राम खेत में उतर करके किसानों के साथ उनकी समस्याओं का जिक्र करते हुए नजर आए। जन सैलाब उनके साथ पहले से चल रहा है और उन जन सैलाब को आप रोज देखते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि किस तरह से वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जो परिस्थितियां निर्मित कर रहे हैं, या बिहार में सिस्टम के आदेश से जो परिस्थितियां निर्मित हो गई है, उसमें सियासत नए सिरे से बनती और बिगड़ती हुई जो दिख रही है, उसका अंतिम परिणाम क्या होगा। सवाल यह है कि मोदी शाह के एब्सोल्यूट कंट्रोल वाली, पूर्ण नियंत्रण वाली सत्ता डगमगाती हुई क्यों दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अनुशासन अब उस तरह दिखाई नहीं दे रहा जिस तरह के अनुशासन के बूते लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में चाल चरित्र और चेहरे की बात या पार्टी विद द डिफरेंस का स्लोगन उछाला जाता था। लेकिन अब स्लोगन उस दिशा में तो नहीं जा रहा। जहां तकरीबन 2 दशक पूर्व उमा भारती की एक ऐसी वीडियो सामने आई थी जिसमें भाजपा के नेताओं को सीधे सीधे तमाम तरह की बातें बोलते हुए मीडिया के सामने उस बैठक से निकल गई थी। क्या सत्ता जाने के बाद उससे भी बुरी परिस्थिति बीजेपी के साथ आने वाली है? आज हम चर्चा इसकी नहीं करेंगे कि सत्ता जाने के बाद क्या वही परिस्थिति आएगी, लेकिन एक बात जरूर है कि सत्ता के अंदर जो घबराहट है, उस घबराहट के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खुले विरोध के बावजूद, अमित शाह के द्वारा अपना कैंडिडेट खड़े किए जाने के बावजूद राजीव प्रताप रूडी को यदि विपक्ष का समर्थन मिला तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी तो समर्थन मिला। और जब विपक्ष से भी समर्थन मिला, बीजेपी के अंदर से भी समर्थन मिला, ये हालात कैसे बने नरेंद्र मोदी के दौर में कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी समर्थन मिलता हुआ नजर आया, उस खेमे को समर्थन मिलता हुआ नजर आया, उस व्यक्ति को समर्थन मिलता हुआ नजर आया जो सीधे सीधे अमित शाह की मर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होता है।
लेकिन संघ की पृष्ठभूमि से आया हुआ व्यक्ति जहां संघ में ही चुनाव नहीं होता, तकिए के नीचे यदि बुजुर्ग सरसंचालक अगले सरसंचालक का नाम लिख दे और वही निकाला जाए, वही सरसंचालक हो जाए, वहां भला इस तरह के लोकतांत्रिक विरोध की गुंजाइश आखिर दिखती कैसे? कांग्रेस पार्टी में आपने सुना होगा कि कभी त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद कांग्रेस के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को जिताया। इंदिरा गांधी के कैंप की असहमति के बावजूद शिमला एआईसीसी की बैठक में लोगों ने चंद्रशेखर को जिताया और नरसिम्हा राव की असहमति के बावजूद राजेश पायलट तिरुपति अधिवेशन में जीतकर सीडब्ल्यूसी में पहुंचे। तो ये कांग्रेस के अंदर या दूसरे दलों में होता है कि पार्टी की टॉप पोजीशन पर हावी व्यक्ति उसके प्रति सम्मान में बिना कोई कमी किए लोकतांत्रिक ढंग से असहमति रखने वाला व्यक्ति भी जीत कर आ सकता है और बड़ी जीत दर्ज कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सिस्टम में जहां असहमति का मतलब ही धृष्टता समझा जाता हो, वहां पर यदि कोई व्यक्ति जीत कर आया तो उपराष्ट्रपति चुनाव में जो हालात बने हुए हैं और उन हालातों के बीच चाहे खड़गे साहब की डिनर पार्टी रही हो, चाहे दिल्ली में संसद भवन के अंदर विपक्ष की एकजुटता रही हो, या सड़क पर जो भीड़ उमड़ रही हो और उस रैली में राहुल गांधी की उस बिहार की यात्रा में अब जो खबरें आ रही है और जिस प्रकार से कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, जिसे आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कि उस यात्रा के दरमियान प्रियंका गांधी कांग्रेस में है या कांग्रेस के जो तीनों मुख्यमंत्री हैं वो तो आ ही रहे हैं, चाहे सिद्धारमैया हो, चाहे रेवंत रेड्डी हो या सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पहुंच भी गए हैं, तेजस्वी यादव और लालू यादव जगह जगह पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, क्योंकि बिहार में ही हो रही है। लेकिन उस पर यह प्रोग्राम बता दिया जाए कि एमके स्टालिन भी अमुक तारीख को आ रहे हैं, डीएमके के नेता, उसमें यह बता दिया जाए कि कुछ दूसरी पार्टियों के नेता मसलन अखिलेश यादव भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। और 1 तारीख को जो मुझे खबर मिल रही है कि 1 तारीख को जो पटना के गांधी मैदान में इस यात्रा का समापन है, उसमें इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता, चाहे महाराष्ट्र से आने वाले शरद पवार और उद्धव ठाकरे हो, उमर अब्दुल्ला हो, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हो, अखिलेश यादव हो, एमके स्टालिन हो या वाम मोर्चे के लोग, यहां तक कि ममता बनर्जी हो, हेमंत सोरेन हो, सबके सब पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस एकजुटता का मतलब क्या है? तो इस एकजुटता का मतलब वही है कि संसद भवन में जो संख्या बल डिगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्रॉस वोटिंग की आशंका उपराष्ट्रपति के चुनाव में बनती दिख रही है। और जिस तरह से 30 दिनों तक जमानत नहीं हुई तो कोई भी सीएम या मुख्यमंत्री या मंत्री या प्रधानमंत्री को गिरफ्तार होने के बाद स्वतः बर्खास्त मान लिए जाने की, 30 दिनों के बाद स्वतः बर्खास्त मान लिए जाने की के लिए जो बिल पेश किया गया, उसके बाद जो सहयोगी दलों के अंदर अविश्वास का वातावरण पनप रहा है, इंडिया गठबंधन ने उस चीज को भांप लिया है। स्वाभाविक है कि चंद्रबाबू नायडू ने विरोध जताया है। अब यह बात कोई ढकी छिपी बात नहीं है, चंद्रबाबू नायडू ने खुलकर विरोध जताया नहीं है, लेकिन अंदर खाने विरोध जताया है कि इस तरह का बिल लोकतंत्र को कमजोर करने वाला विधेयक है। इसके बावजूद यदि पेश किया गया तो सिर्फ नायडू ही नहीं, नीतीश कुमार से लेकर एकनाथ शिंदे तक, यहां तक कि चिराग पासवान और जयंत चौधरी तक को इस बात का इल्हाम है कि निशाना कौन है, किसे घेर कर रोक कर रखने की कोशिशें हो रही है। और ये हालात जब बन रहे हैं तो नवंबर में बिहार चुनाव के नतीजे का इंतजार तो सबको होगा, और बिहार चुनाव के पहले वार्म अप मैच खेले जाने की कोशिशें भी चल रही है। एक वार्म अप मैच आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में, जहां अमित शाह समर्थित कैंडिडेट को मात खानी पड़ी। एक वार्म अप मैच आप देख रहे हैं जहां क्लियर विक्ट्री दिख रही है कि 427 की सदस्य संख्या एनडीए के प्रत्याशी उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में है। लेकिन इसके बावजूद सुदर्शन रेड्डी जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, क्या उनके पक्ष में साइलेंट वोटिंग होगी? क्या उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग देखने को मिलेगा? क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी व्हिप का पालन नहीं होता है, व्हिप जारी करने की संवैधानिक शक्ति दलों के पास नहीं होती। तो क्या सांसद अंतरात्मा की आवाज पर वोट करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव वाली कड़ी को आगे बढ़ाएंगे? आज बीजेपी की स्थिति देखें तो बीजेपी की स्थिति वही दिख रही है जो कुछ महीने पहले तक, यूं कहें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कांग्रेस को लोकतांत्रिक दिशा में ले जाने के लिए जो पुरानी प्रतिबद्धता पार्टी की थी, सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन करना शुरू किया, उसके ठीक पहले खास करके 2018-19 से लेकर 2022 के बीच की जो
परिस्थितियां थी, जो हालात बने हुए थे कि हर राज्य में दो गुट दिखाई दे रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक गुट का प्रतिनिधित्व करते थे, चले गए। मानेसर में जो हुआ उसे भी लोग भूले नहीं है। जिस प्रकार की परिस्थितियां छत्तीसगढ़ चुनाव में थी वो भी सब देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के भीतर यदि ऐसे हालात बन रहे हैं तो कल्पना कीजिए, यदि बीजेपी के हाथ से दिल्ली की सत्ता छूट जाती है तो उमा भारती के जिस 2 दशक पुराने फुटेज का मैंने जिक्र किया, पार्टी नेताओं की बैठक का, ऐसी सैकड़ों फुटेज आपके सामने आने में देर नहीं लगेगी। अंतर कलह राज्य दर राज्य जो बढ़ रहा है, राज्य दर राज्य जो गुट बनते जा रहे हैं, अलग अलग तरह की पेशबंदी हो रही है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव तो सिर्फ एक रिहर्सल था, एक ट्रेलर था। पूरी फिल्म उपराष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं होगा, लेकिन ट्रेलर के आगे, इंटरवल के पहले का कुछ अंश तो आप जरूर देख लेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि विपक्ष अपनी मौजूदा सदस्य संख्या से आगे जाने की परिस्थिति में खुद को पा रहा है। और यही वो लिटमस टेस्ट है जहां सड़क पर जो ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है, संख्या बल सड़क से लेकर संसद तक जो दिखाने की कोशिश हो रही है, उसमें 242 या 243 सांसद यदि एनडीए के विरोध में फिलहाल खुलकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सरकार बनाने के लिए तो 28-30 की ही जरूरत और है। और ये संख्या नायडू नीतीश आराम से पूरी करते हैं, एक नाथ शिंदे आराम से पूरी करते हैं। तो क्या इसके लिए अंदर खाने कोई इशारा हुआ है कि बिहार के चुनाव तक विपक्ष अपनी एकता बरकरार रखे और बिहार चुनाव के बाद एनडीए के सहयोगी दल देख लेंगे कि आगे क्या करना है? सियासत उसी दिशा में जा रही है। रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। डीके शिव कुमार की भी चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। और राहुल गांधी के साथ जितने कंफर्टेबल चंद्रबाबू नायडू हैं, वो भी किसी से छिपा नहीं है। राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच मुद्दों के आधार पर जो समानता है, चाहे जाति जनगणना हो या आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा हो, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर राहुल गांधी के साथ जो एक नीतीश कुमार की साझेदारी है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो दिखाई नहीं देती। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इन मुद्दों पर जो नीतीश कुमार का एजेंडा है, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता कि मेल खा रहा हो। तो क्या बिहार चुनाव तक नंबर गेम दुरुस्त करने के लिए, विधानसभा के नंबर गेम को दुरुस्त करने के लिए नीतीश कुमार टिके हुए हैं? कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें लगातार हो रहे इन वार्म अप, पॉलिटिकल वार्म अप मैच को आप देखने की कोशिश करें तो एक चीज जो कंसिस्टेंटली यानी लगातार दिखाई दे रही है, वो ये है कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ इंडिया गठबंधन संसद के अंदर से लेकर सड़क तक मुद्दों के आधार पर एक है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चुनाव हारने वाला गठबंधन अगले 1 साल बाद भी अपने अस्तित्व को बनाए रहे, अपनी एकता का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करता रहे। और ऐसी कोई भी सरकार जो आजाद भारत में बनी है और वो सरकार गठबंधन की सरकार है, उसकी सरकार के टिकने की, 5 साल तक टिकने की पूर्व शर्त यही होती है, प्री कंडीशन यही होती है कि विपक्षी दलों के बीच आपसी अंतर विरोध इतना ज्यादा हो कि वो कभी एक नहीं होने पाए। जब भी केंद्र में अल्पमत वाली सरकार होती है, वो सबसे पहले इसी प्राइम एजेंडे पर काम करती है। नरसिम्हा राव की सरकार के समय में जब बाबरी विध्वंस हुआ, उस वक्त तो यह बात सुनिश्चित हो गई कि 120 की संख्या वाले भारतीय जनता पार्टी और 55 की संख्या वाले वाम मोर्चे के बीच कभी भी एकता नहीं हो सकती। सरकार को लोकसभा में खतरा नहीं होगा। ठीक इसी तरह से मनमोहन सिंह के समय में साफ दिख रहा था कि मनमोहन सिंह के दौर में एकदम पूरी तरह से क्लियर था कि लाल और भगवा एक साथ नहीं हो सकते। प्रकाश करात ने समर्थन वापस लिया, वाम मोर्चा अलग हो गया, तब भी सरकार नहीं मिली। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी 6 सालों तक यही हुआ कि कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में 26 सांसदों के साथ पहुंचने वाली समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के बीच मतभेद की खाई इतनी बड़ी रही, यहां तक कि मुलायम सिंह यादव ने 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिरने के वक्त समर्थन नहीं दिया सोनिया गांधी को या कांग्रेस को, जिस वजह से देश पर मध्यावधि चुनाव हुआ। उसके बाद जो मतभेद थे, वो मतभेद लगातार बरकरार रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी सरकार को स्मूथ तरीके से चलाने में कोई दिक्कतें नहीं आई। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि इंडिया गठबंधन की हर बैठक में पहुंच रहे हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रतिनिधि हर
बैठक में पहुंच रहे हैं, और तो और एमके स्टालिन के प्रतिनिधि हर बैठक में पहुंच रहे हैं, वाम मोर्चा और ममता बनर्जी की पार्टियों के लोग भी पहुंच रहे हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव भी लगातार एक साथ दिखाई दे रहे हैं, सब इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई टूटन दिखाई नहीं दे रही। ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है कि ये एकता बरकरार रही तो क्या सरकार के सहयोगियों को प्रधानमंत्री पद ऑफर करके सरकार गिरा तो नहीं दी जाएगी? एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट वाली ऐसी सरकार तो नहीं बना दी जाएगी बिहार चुनाव के बाद जिसमें नायडू प्रधानमंत्री हो और नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री हो? या फिर इन दोनों दलों को कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय देकर के जोड़ तो नहीं लिया जाएगा? नायडू को अपने राज्य के लिए पैसा चाहिए, तो क्या चंद्रबाबू नायडू के साथ वित्त मंत्रालय देने की डील अंदर खाने चल रही है? नीतीश कुमार को सामाजिक न्याय का मुद्दा सबसे ऊपर है, वो चाहिए, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तो क्या इसको लेकर बिहार चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के साथ उनकी कोई डील डन हो रही है? हालात तो कमोबेश ऐसे ही हैं, जिसमें राहुल गांधी बिहार जाते हैं और अब तक की यात्रा में एक दिन भी नीतीश कुमार के खिलाफ जुबान नहीं खोली है। राहुल गांधी ने एक दिन भी जुबान नहीं खोली है। क्या ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा? सबको समझ में आ रहा है कि हालात क्या है, और हालात इस कदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं कि संख्या बल का सार्वजनिक प्रदर्शन, मॉनसून सत्र भले ही बीत गया, विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र आते आते तब तक बिहार चुनाव भी निपट जाएगा। क्या बिहार चुनाव के बाद केंद्र सरकार भी निपट जाएगी? मोदी शाह की सरकार भी निपट जाएगी? देखते हैं, क्योंकि लगातार एकजुटता के प्रदर्शन के पीछे कोई ना कोई तो कहानी है, जिस कहानी को डिकोड किया जाना जरूरी है। यूं ही मैच प्रैक्टिस नहीं होती, जब मैच खेलना होता है तभी मैच प्रैक्टिस की जाती है। देखते हैं इस मैच प्रैक्टिस का परिणाम अगले 2-2.5 महीने में क्या दिखता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।